देख रहे हैं आर्या न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 5 न्याय गारंटी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र गरीबों के लिए है और आम आदमी को राहत देगा, सुकून देगा। आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर और रक्षा के मामलों को लेकर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की हैं और जो वादा किया है उसको लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतर रही है। कितनी सक्सेस उसको मिलेगी इस घोषणा पत्र के जरिए और देश की जनता उसको किस तरीके से लेती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ लोक लुभावन कहा है और जिन्ना से भी इसकी तुलना कर दी है। जिन्ना का उन्होंने जिक्र कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जिन्ना की याद दिलाता है। इसी पर बातचीत करेंगे। आज 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल गोयल हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और सोशल एक्टिविस्ट और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी हमसे जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना ये जो घोषणा पत्र रिलीज किया है, इसमें युवाओं, महिलाओं, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। जैसे एमएसपी की हम बात करते हैं या हम महिलाओं की डेवलपमेंट और उनके एम्पावरमेंट और उनकी सेफ्टी की बात करते हैं, उसकी उसमें जिक्र कर रहे हैं। अब इस मैनिफेस्टो के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। तो ये जो चुनावी मैदान है, इसमें हम किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लड़ते हुए देखेंगे और कांग्रेस पार्टी कितनी इसको लेकर फाइट दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए हमने आज अनिल गोयल को बुलाया है जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और विपक्ष के चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से कांग्रेस की बात करते हैं या यूं कहें कि विपक्ष की बात करते हैं। डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, इन दोनों से समझेंगे कि कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो है जो कह रहा है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए कर देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी वो विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी और वो कह रही है कि जब हम जीत कर आएंगे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग करवाए जाएंगे। आखिरकार युवाओं के रोजगार की भी बात कर रही है। हमने जब पिछली बार भी बात की थी तो आपको बताया था कि युवाओं के रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है। पेपर लीक वाला मामला कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, जो बेरोजगारी की दर है उसको लेकर उसने उठाया था। आज इसी पे बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे इसमें और समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देखती हैं। डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, कांग्रेस पार्टी ने, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, आप कैसे देखते हैं? अच्छा लगा आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र? ये घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया है, ये मुझे भाजपा से बेटर इसलिए लगा है कि उन्होंने ये सब चीजें जो उठाई हैं वो मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर खुद डाल के देखती है। जैसे आप खुद समझिए पहले इसको कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है, पेपर लीक हो जाते हैं, या आर्मी में आपको सिर्फ 3 साल की नौकरी मिलती है, या जो इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं, वो जो हमारे युवा हैं वो करीब 40% है, तो उनको तो वो नुकसान पहुंचा रही है और इसका पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर फादर सिर्फ 12 या 15 हजार कमा रहे हैं तो इतनी महंगाई में उनको गैस, सब्जियां, खाना पीना वो सब अगर करना है तो वो उसमें नहीं हो पाता है और ये दिक्कतें आती हैं लोगों की। तो लोगों को छोड़ा है उन्होंने कि आप खुद समझ लीजिए
कि अगर आप अपने ऊपर डालते हैं और इतना आपको सैलरी या जी। इतना स्टाइपेंड मिलता है, तो क्या आप अपनी रोजी चला पाएंगे? तो उनके चला पाएंगे। जी जी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, अब मुस्लिम लीग से तुलना कर दी गई है, बताइए अब क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम लीग से इसका असर है इसके ऊपर? नहीं, मुस्लिम लीग का तो कोई असर मुझे नहीं लग रहा है जी। वो देखिए, हर राजनीतिक दल को अपना एक मैनिफेस्टो देना होता है और जो मैनिफेस्टो है वो इस तरह का देना चाहिए कि वो उसको पूरा कर पाए। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको खुद पता है कि अगले इलेक्शन में आपको नुकसान होने वाला है। ठीक तो है। ये जो मैनिफेस्टो इनकी ओर से आया है वो मुझे इस तरह का लग रहा है कि शायद वो इसको कर पाएंगे और अगर वो कर पाएंगे तो अगले चुनाव में उनको बेनिफिट मिलेगा जी। अब उनका ये कहना है कि राजस्थान में जो उनकी पार्टी थी जी। वो एक परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दे रही थी। ठीक है। लेकिन जब उनकी पार्टी हट गई तो वो हेल्थ बीमा हट गया और आयुष्मान शुरू हो गया। जी। तो आयुष्मान में तो 5 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, वो कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है। जी। तो वो कहाँ 25 लाख और कहाँ 5 लाख, ये तो एक उदाहरण है हेल्थ पर है। तो उन्होंने ये मामला पेपर लीक वाला उठाया, जी। आर्मी वाला मामला उठाया कि आर्मी में जो आजकल भर्तियां हो रही हैं वो सिर्फ 3-4 साल के बाद फिर वापस आना है। तो वो उसमें प्रेशर में युवा कि हम आर्मी की इतनी तैयारी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हम दौड़ लगाते हैं और उसमें सेलेक्ट होते हैं और 3 साल बाद वापस आ जाएंगे। चलिए ठीक है। कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा जो एक्स आर्मी को मिलना चाहिए। ठीक है। अनिल गोयल साहब को शामिल कर लेते हैं इस चर्चा के अंदर। अनिल गोयल साहब, आपका स्वागत है। और घोषणा पत्र पे आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो वैसे तो घोषणा पत्र लगभग एक जैसा ही होता है अमूमन हर साल की तरह से ही। तो इस बार कुछ चीजें नई है, जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नहीं करवाएंगे। और वो जांच एजेंसियों के बारे में भी बात उन्होंने की है कि ये सही ढंग से काम करेंगी और ये इस तरह से नहीं होगा। फिर एक और पॉइंट उन्होंने उठाया है, दल बदल। यदि आप किसी मूल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद अगर आप दूसरे दल में चले जाते हैं तो आपकी सदस्यता तुरंत और आपका जो जीत कर आए वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी से सांसद बने और आप चले गए दूसरी पार्टी में तो आपकी तुरंत जो है सदस्यता और आपका जो जीत कर आए पद वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके से वो उन दल बदलू नेताओं के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो वैसे ये इशारा जो है बीजेपी की तरफ जाता है ऑपरेशन लोटस को लेकर, कैसे देखते हैं? अजय जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है जी हर मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रख करके बात करती है। वो सिर्फ अपने नफे नुकसान को देख करके बात करती है। उसको देश के नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, देश की तरक्की से कोई मतलब। आप इनके एक एक घोषणा पत्र की एक एक बिंदु पर हम बारीकी से जाएंगे तो वो देश के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो हर चीज में अपने आप को कैसे सेव करें। अब आप वन नेशन वन इलेक्शन जी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आप ये देखेंगे देश के ऊपर कितनी बड़ी आर्थिक खर्चे की कटौती होती है, पूरे संसाधन कटौती होती है। देश 24 घंटे चुनाव में रहता है, हर साल चुनाव में रहता है, हर 6 महीने चुनाव में रहता है जी। तो देश के विकास कार्यों में बाधाएं आती हैं, कुछ आचार संहिता की वजह से, कुछ चुनावों की वजह से, और कुछ जवाबदेही नहीं होती कि हर बार कोई ना कोई देने के बाद में बहाने चलते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी इससे पहले चुनाव होते थे जी, वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। बाद में कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, सरकारें भंग होने की वजह से आगे पीछे चुनाव होने शुरू हुए जो आज तक चल रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ देश का लाभ है,
देश का विकास होगा। जो भी सरकार में आएगा वो 5 साल तक देश के विकास में काम करेगा। तो शायद जो है कि कोई भी गोयल साहब बीच में रोक रहा हूं मैं आपको, तो ये हमेशा टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं हमेशा। चलिए ठीक है। अब अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो क्या जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई नहीं करें? इलेक्शन चल रहे हैं तो कोर्ट अपनी कार्रवाई ना करे? आप जो भी काम देखेंगे उस पर टाइमिंग का सवाल उठाते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए इसको मना कर रहे हैं जी। और दूसरी, आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी की बात कर रहे हैं और आपका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से संबंधित हो रहा है। ये थोड़ा समझाइए आप हमें। आप चुनाव के अंदर मस्जिदों से फतवे जारी करवाते हैं और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। चलिए, मस्जिदों से फतवे जारी, 2-4 फतवों के नाम बता दीजिए। मैं 1 मिनट, मैं आपको, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जांच एजेंसियों पे दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस के राज में कहा जी। बिल्कुल। तो जांच एजेंसी का दुरुपयोग किसने करा? कांग्रेस ने करा जी। ये कोर्ट के हवाले देते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध घोषित करा था, राजनारायण जी के चुनाव को वैध घोषित करा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने पद से रिजाइन देने के बजाय जी रातों रात में इमरजेंसी लगा दी और जो जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सबको जेल में ठूस दिया। उसमें लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, जो आज इनके गठबंधन में शामिल है, तो इनके गठबंधन में शामिल है, उनको आपातकाल में इन्होंने उसके अंदर ठूस दिया। तो आज ये जो है जांच एजेंसियों पर, ये जांच एजेंसियों पर जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने करा किसी ने नहीं करा। ठीक है। अब दल बदल कानून की बात कहते हैं। आज इनके कांग्रेस में भगदड़ मच रही है तो इनको दल बदल कानून याद आ। ठीक है। 2006 तक इन्होंने इसको लागू क्यों नहीं करा? जनता ये पूछना चाहती है कि आज आप ये बात कहते हो, आप 2014 तक आप सत्ता में थे, आपने जब सत्ता में थे तो इस बात को क्यों नहीं लागू करा? इसका मतलब आपने करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, चाहते हैं बीजेपी का विरोध जी। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार जेल में जाए, ये चाहते हैं भ्रष्टाचारी बचे। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो, ये चाहते हैं देश में राजतंत्र स्थापित हो, यानी परिवार इसके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी देश पर राज करे। हमारी मूल सोच में और इनकी मूल सोच में ये जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये कोई भी विषय, अब पेपर लीक की बात भी कहे, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, किसी भी सरकार से नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये बड़े लंबे चौड़े वायदे कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक इनके टाइम में हुए। एमएसपी की बात करते हैं तो 2006 में स्वामीनाथन ने एमएसपी की रिपोर्ट दी थी, 2014 तक एमएसपी लागू कर सकते, जिन्होंने लागू नहीं करा। उसके बाद में भी जहां जहां इनकी सरकारें थी लागू कर सकते, जिन्होंने लागू नहीं करा। तो ये करना कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को भ्रमित करना है। और इनको ये पता हम सत्ता में मुझे आना नहीं है, जब सत्ता में आना नहीं तो वायदे भी पूरे नहीं करने। नहीं चलिए, नहीं अब सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे वो तो खैर देश की जनता तय कर लेगी। एक मिनट गोयल साहब, सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे देश की जनता तय कर लेगी। घोषणा पत्र लेकर आए हैं, पब्लिक के सामने है, और डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है कि जनता जनार्दन को तय करने दीजिए कि आखिरकार वो क्या सोच रही है इसके बारे में। हमने जो समझा आपसे बात करके, आपने कहा कि मदरसों से फतवे जारी करवाते हैं और मुस्लिम लीग की छाप है, तो मदरसों से कितनी बार फतवे जारी कराए? जरा आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो थोड़ा बता दीजिए कौन कौन से फतवे जारी करवाए हैं कांग्रेस ने जिसका असर पड़ा देश के ऊपर? कांग्रेस ने फतवे जारी कराए हैं के शाही इमाम दूसरे। आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बार नहीं 10 बार इन्होंने मस्जिदों से फतवे जारी कराए हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। और ये मैं बिल्कुल आपके मंच पर, आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं, आप पिछला रिकॉर्ड दिखवा लें। ये तो जब से ये हिंदुत्व मुद्दा आगे बढ़ा है तब से ये थोड़ा पीछे हटे हैं। नहीं तो इससे पहले इनके राज में कर्फ्यू लगना, मार्शल लॉ लगना और आतंकवाद का इतना बढ़ावा होना कि सड़क पर पड़े कोई खिलौना भी बम हो सकता है, बम हो सकता है। ये अराजकता इनके टाइम में, एक तरीके से अराजकता में हर बार कांग्रेस के बड़े नेता जाकर के जामा मस्जिद आपकी पार्टी इसे मुसलमानों पे ले गई, यानी ध्रुवीकरण पे ले गई। मुस्लिम लीग की अपने बात जिक्र छेड़ दिया, फतवा जिक्र अपने, मतलब हिंदू मुसलमान फिर आ गया। मैनिफेस्टो होते ही हिंदू मुसलमान शुरू हो गया एक तरीके से। डॉक्टर बीपी त्यागी,
क्या आपको ये पहली नजर में मतलब एक घोषणा पत्र आता है और कहा जाता है कि उसके ऊपर मुस्लिम लीग की छाप है, मतलब ध्रुवीकरण या मुसलमानों की बात शुरू हो गई फिर से? तो वो तो करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे? देखो, हिंदू मुस्लिम अगर नहीं होगा तो भाजपा चुनाव में जीत पाएगी। तो वो उसको तो पॉइंट चाहिए कि एक पॉइंट कोई मिले और वो उसको तुरंत जोड़ दे उसके साथ और हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो यानी पॉइंट तो उनको चाहिए ना हिंदू मुस्लिम करने के लिए। यानी कि इस बार जितने भी उन्होंने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, जी, सारे घोषणा पत्र मेरे पास रखे हुए हैं जी। एक वादा बताएं कि एक वादा इनका पूरा हुआ है पिछले 10 साल में? जी, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अगर उसका ये बताएं जो घोषणा पत्र हमारे पास पड़े हैं कि इस पेज पे ये वादा किया था वो पूरा हो गया। गोयल साहब कह रहे हैं कि वो हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बताने के लिए तैयार हैं कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं। गोयल साहब, हाँ, तो हम लिख लेंगे। सबसे पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले भी जनसंघ में भी हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, उसके सारी बाधाएं हटाएंगे। हमने हर बार इतने लंबे समय तक भी हमने अपने प्रॉमिस छोड़ा नहीं, हमने वायदा छोड़ा नहीं, हमने वायदा निभाया। नहीं, ये जो राम मंदिर का निर्माण है ये पॉलिटिकली जीत है या जुडिशरी की जीत है? अब ये कह रहे हैं एक वायदा, धारा 370 हटाएंगे, ये बीजेपी का जनसंघ का नारा था। धारा 370 हटाई, सामान्य आचार संहिता लागू करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का नारा था जिस पर काम चल रहा है। जी, आप अगर वायदे की बात करेंगे तो मैं वो वायदे में एक चुनावी 5 साल के वायदे की बात नहीं करा जी, मैं 50 साल के पीछे भी जाओगे तो हमने अगर जनता से कोई वायदा करा है जिस पर जनता ने हमें वोट दिया है, जनता ने हमें समर्थन दिया है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हमको अगर राम मंदिर के ऊपर सरकार की तिलांजलि देनी पड़ी तो वीपी सिंह के टाइम में हमने सरकार से बाहर हो गए थे जी। हमारे लिए सत्ता प्यारी नहीं है, हमारे लिए प्यारा है देश का जनमानस, देश के जनमानस की भावनाएं, और जो देश का जनमानस चाहता है उसके लिए हमें एक नहीं 10 सरकारें बलिदान करनी पड़ी तो हमने करा है। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढाता तो हमारी 6 सरकारों को गिराया था, चुनी हुई सरकारों को गिराया था कांग्रेस ने, हमने उसको भी स्वीकार करा है। लेकिन अगर जनता की जन भावनाएं हमारे पास है और उनका हम समर्थन में उनके साथ खड़े हुए हैं तो हमने किसी बात की भी चिंता नहीं करी। और जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम सेतु को, अरे आप कहाँ चले गए? हम मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, आप बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और दूसरी जगह चले गए आप। काम करके दिखाया। ना गोयल साहब नहीं, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मैनिफेस्टो के पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपने अपना मुझे बताइए ना कि राम मंदिर से किसी मजदूर का भला हुआ हो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका भला हुआ हो, कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने हो जिससे हमारे बच्चे पढ़ जाएं, उससे सड़कें साफ हुई हो, गंदे नाले साफ हुए हो, जो यहाँ गंदगी फैली हुई है शहरों में वो साफ हुई हो। राम मंदिर से और लोगों को क्या फायदा है? अरे छोड़िए, हिंदू मुस्लिम एक मिनट, फिर राम मंदिर हमने बनवाया, मस्जिद हमने तोड़ी, ये इससे भारत में क्या सुधार हुआ? बात उसकी है। अरे अभी हम बात कर रहे हैं जो पहले, मैं दोनों प्रवक्ताओं से कह रहा हूं, मैं दोनों प्रवक्ताओं को, एक मिनट, दोनों को रोक रहा हूं, पेट्रोल का रेट कम हुआ, अरे दोनों को रोक रहा हूं, किसानों को बेनिफिट मिला, ये सब बातें करिए ना। आप राम मंदिर और मस्जिद में कहां पहुंच जाते हैं? आप मैनिफेस्टो पर आइए। मैं जो कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है जातिगत जनगणना की जो बात कर रही है, इस पर आप बीजेपी का क्या स्टैंड है जातिगत जनगणना के ऊपर कि राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना होगी? इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का? आप सहमत हैं? होनी चाहिए? ये देश को जाति पाति में बांटना चाहते हैं, ये देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं, ये देश को हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। हम देश को बांटना नहीं चाहते। एक सवाल है मेरा, इन्हीं का सर एक सेकंड, इन्हीं का नारा था, न जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगी हाथ पर।
ठीक है। जो ये इनको कांग्रेसी नारा था, आज ये उस नारे को छोड़ करके जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। ठीक है। अपने नारों से ये पीछे हट रहे हैं, ठीक है, अपनी बातों से ये पीछे हट रहे हैं। ठीक है। हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को जाति पाति में बांटना नहीं चाहते। और अगर ये बात कहते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आदिवासी क्षेत्र में हम माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, ये पिछड़ों ये बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो उनका समर्थन क्यों नहीं करा? इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को उसमें राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया? ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कहने के लिए हम पिछड़ों के साथ हैं, हम आदिवासी के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए उनके साथ हैं, उनकी तरक्की के लिए उनके साथ नहीं है। अगर चाहे हमें राष्ट्रपति कोविंद बनाने हुए, आज जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उनके लिए मिरकरी करते हैं। अब ये मतलब चाहे किसान समुदाय की बात, इन्होंने सबका समुदाय का अपमान करने के अलावा, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के अलावा, झूठे नारे देने के अलावा वस्तु स्थिति में कुछ काम नहीं करा। और अगर आज काम होता दिखाई दे रहा, अभी मेरे त्यागी जी कह रहे थे, चलिए एक मिनट, समय नहीं, देखिए समय बहुत कम है हमारे पास में, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैनिफेस्टो बात कर रहे हैं। देश को समझ में आए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो आया है उस पर क्या है। आपका मैंने पूछा था, आपने बता दिया कि ये जातियों में बांटना चाहते हैं। तो क्या यदि मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी जातियों में बांटना नहीं चाहती है, तो ये जो त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, बनिया, पंजाबी या अलग अलग कास्टों के जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं, इन सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दीजिए। पहले भैया, पहले तो ये कार्यक्रम बंद करो, ये सारे साथ जातिगत संगठन बंद करो पहले तो। और इनके साथ में जो ये चौपालें होती हैं, पंचायतें होती हैं चुनाव से पहले, और इनके संगठन जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का समर्थन, फला समाज का समर्थन, इसको पहले बंद कर दो। बोल दो, आप खुले मन से कह दो कि हम जातियों को बढ़ावा नहीं देते, कोई भी किसी भी जातिगत संगठन का समर्थन हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। अगर गाजियाबाद में बात करें, जैसे ही अतुल गर्ग को टिकट मिला, तुरंत क्षत्रिय राजपूत समाज आ गया कि नहीं, हम समर्थन नहीं देते, हम विरोध करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो तुम विरोध? आपने क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की कि क्यों हम जातियों को बढ़ावा दे रहे हो? ताजा उदाहरण है गाजियाबाद में जाति की राजनीति का ताजा उदाहरण है गाजियाबाद में, ये बताइए आप। और कहा जा रहा है कि भाई हमें आगरा से लेकर सहारनपुर तक किसी भी क्षत्रिय राजपूत को टिकट नहीं मिला, हम विरोध करते हैं। कमाल की बात है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो कह रहा है त्यागी समाज बहिष्कार करता है बीजेपी का। अरे ये क्या बात है भाई? अगर जातियों की बात हो रही है तो सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए सबको। सब एक समान है, कोई जाति नहीं है किसी की, सब इंसान है। अजय जी, आपने जो बात कही है जी, उसमें वजन है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक तरफ जो सामाजिक संरचना हमारे हिंदुस्तान में है, जातिवाद की जो भी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको सरकारी अमली जामा पहचाना वो एक अलग चीज, दोनों में अंतर है। आप अगर इस बात के, आज क्या होता है, किसी भी जाति से कोई भी योग्य व्यक्ति है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। हम तो ये कि योग्यता को बढ़ावा दिया जाए, सही बात है, ना कि जातिगत में देश को बांटा जाए। बिल्कुल। और अब जहां तक ये निजी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, जो ये सामाजिक संगठन हैं, अब अगर इनके ऊपर करते तो कल को ये कहेंगे कि आप हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं। अरे लेकिन सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। सरकार आपकी है, और ये जो विषय है वो विषय चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर चर्चा के बाद हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन आज देश को इकट्ठा रखने के लिए ये हमें योग्य व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर जाति उसका उतना उतना समर्थन। देखिए मैं छोटी बात कह रहा हूं, वो कहीं ना यदि आप जातियों के विरोध में है और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सरकार आपकी है, सिस्टम आपके पास में है, सारी संवैधानिक ताकतें आपके पास में है, आप इसको बदल दीजिए कि भैया आज से सब चीजें खत्म। और जब भी कोई भी संस्था बायलॉज लेकर आएगी उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, यदि उसमें कोई भी ऐसा नियम होगा या ऐसा कोई भी संविधान प्रावधान होगा उसको मंजूरी नहीं मिलेगी और अपने आप लिमिट में आ जाएंगे। चलिए खैर, दूसरी बात,
आप इस बात की जो है एक पैरोकारी शुरू कर दीजिए, मैसेज दीजिए कि भैया कोई जात बिरादरी नहीं, कुछ नहीं है, और रोटी बेटी का रिश्ता बनाओ सब आपस में। कोई किसी की जात नहीं पूछेगा, ना कोई ये कहेगा साहब वैश्य परिचय सम्मेलन, त्यागी परिचय सम्मेलन, ब्राह्मण परिचय सम्मेलन, या कायस्थ परिचय सम्मेलन, या खत्री पंजाबी परिचय सम्मेलन और विवाह कराइए। बंद कीजिए सब ये। तभी तो जातियों की असमानता तभी तो खत्म होगी। सामाजिक न्याय आएगा कैसे? ऐसे ही आएगा ना। आप वैसे तो समाज बटा हुआ है, फिर हम कहते हैं कि नहीं हम जातियों की बात नहीं करेंगे। ये करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी इसको लेकर, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की तो जिम्मेदारी है। आम आदमी वोट डालता है, चुनता है, अपने प्रतिनिधि को भेजता है, साहब बनाइए एक अच्छा सभ्य समाज बनाइए हमारे लिए, इसीलिए तो चुन के भेज रहा है। और जो अधिकारी चुनकर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे, या आईपीएस पीपीएस या इन सब से काम कैसे कराना है वो प्रतिनिधि तय करेगा। यही तो होता है। इन आम जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, काम करते हैं लोग, तो ये करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब युवाओं पर बात कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कह रही है, पेपर लीक वाला मामला मैंने आपको बताया। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की वो बात कर रही है, कार्रवाई की जाएगी। नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता यानी कि ट्रेनी जो बात हो रही है, इंटर्नशिप जिसकी हम बात करते हैं उसको लागू करेगी। यानी कि यदि आप इंटर्नशिप पर है या एज ए ट्रेनी है किसी भी संस्थान में, तो आपको सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, ये वो कह रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हेलो जी, कैसे देख रहे हैं? अजय जी, मैं तो सिर्फ इसको इस दृष्टि से देख रहा हूं जी कि चुनाव जीतने के लिए बिना सोचे समझे चीजों की घोषणा कर दें। चुनावी जो मैं पहली बार कह रहा हूं कि जीतने की संभावना नहीं है, तो जो मर्जी वायदे कर दो, जैसे मर्जी वायदे कर दो। चलिए ठीक है। आपसे मैं ये पूछना, जितने इन्होंने वायदे करे उस वायदों का एक डमी बजट तो पेश कर दें। ये पैसा कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से सैलरी देंगे, बिल्कुल। तभी तो जनता इन पर विश्वास करेगी। यानी घर में चवन्नी है, गोयल साहब खर्चा रुपल्ली, ये सब कुछ जो कह रहे हैं, इसका डमी बजट क्या है? कम से कम एक खर्चे का, ₹1 खर्चे की बात एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ गई गोयल साहब। का बजट तो पेश करें, डमी बजट तो पेश करें। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। लाएंगे यहाँ पैसा ले, यहाँ पैसा खर्च करेंगे। अरे ठीक है, आप मीट कर जो मर्जी घोषणा कर देना। अरे आज बहुत अच्छी बात हो गई गोयल साहब, बहुत अच्छी बात हो गई। और आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, और आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी उसे अपना डमी बजट पेश करना पड़ेगा। बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत नहीं, हम आर्या चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आपने कहा डमी बजट लेकर आए। हम कह रहे हैं जो भी पार्टी चुनाव में जाएगी अपना डमी बजट पेश करे। कांग्रेस ने पैसा कहां से आएगा? पत्र जारी करा है, कांग्रेस ने जो अपने न्याय पत्र जारी करा है, कोई भी हो, उसमें चुनाव में घोषणा पत्र देते हैं, मैनिफेस्टो, हर पार्टी डमी का बजट लेकर आए। इसको वो कहां से कैसे पूरा करें, ये भी जनता को बता देना। जनता ये भी तो पार्टी की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की नहीं। हर पार्टी को, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेकर आएगी डमी बजट उसको देना पड़ेगा। बात कही आपने गोयल साहब, और आर्या चैनल के माध्यम से हम भी कह रहे हैं कि हाँ, डमी बजट आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कि आप जो इतने बड़े बड़े लोक लुभावन वायदे करते हैं, उसके लिए पैसा आएगा कहां से, कैसे सृजन करोगे? कि कुछ भी कह दो और पब्लिक का बेवकूफ बना लो। बीपी त्यागी, कैसे देखते हैं? मैं देखिए ऐसा देखता हूं कि जितने भी वादे उनके सब किए हुए हैं पहले मेरी टिप पे हैं। मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए था, अभी तक नहीं बना जी। स्पोर्ट्स वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी बननी थी, इवन हमारे मेरठ के एक सरगना में बननी थी, माननीय मोदी जी गए थे वहां उसकी नींव रखने के लिए, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी है जिनके वादे किए गए और वो बनी नहीं है। इससे अलग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनने थे वो नहीं बने हैं, नौकरी जिनको मिलनी थी वो नहीं मिली है। तो जो जमीनी लेवल पे काम होना है, हमें तो हाई फाई बनना नहीं है ना, इतने एयरपोर्ट बना दो और इस कनेक्टिविटी को ऐसे जोड़ दो, उसको ऐसे जोड़ दो, फिर लोगों पे फाइन लगाओ, हाईवे पे स्पीड चक्कर रख लो और वो कैमरे में आएगा तो फाइन ले लो, और आसपास की जमीनों को बेच के अपना जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बता दो कि हाईवे यहाँ से निकलेगा। ये जो चीजें हैं अब जनता समझने लगी है कि जमीनी लेवल पे काम हो,
तो ठीक है, हाईवे बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो मजदूरों के काम नहीं आ रहा है, वो हमारे छोटे किसानों के काम नहीं आ रहा है, वो उनके बच्चों के लिए काम नहीं आ रहा है। जो उनके लिए काम आए, जो जमीनी लेवल पे काम हो, तो आगे बढ़े ना देश। इससे क्या, हमने ये बना दिया है, दिखा दिया, लेकिन उससे क्या हो रहा है तो बताएं। जी बताइए गोयल साहब। नहीं देखो, अगर त्यागी जी को विकास दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। आज अगर सड़कों का जाल बिछा हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज ट्रेनों की स्पीड 200 किलोमीटर तक पहुंच गई है, ये पूरे हिंदुस्तान में देख। आज लोगों का कितने समय की बचत हो रही है, कितनी पेट्रोल की बचत हो रही है, कितने प्रदूषण की कमी हो रही है, ये सब दिखाई दे रहा है। नहीं और नहीं गोयल साहब, किसानों को गोयल साहब पानी सुन लीजिए, मैं गरीब नहीं बीपी त्यागी जो कह रहे हैं वो सामाजिक और आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं कि देश जो है, जो गरीब है, बेचारा मजदूर है, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है या 400 रुपए की मजदूरी करता है, या छोटी सी टीसी कॉल सेंटर में काम करता है, या लाला की दुकान पे काम करता है जिसकी तनख्वाह 15 से 20,000 रुपए है, या कोई बहुत जो वो जो है वो वंदे भारतम या महंगी ट्रेन में, हवाई जहाज में या किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। एक 20,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी अपनी फैमिली को एक अच्छे रेस्टोरेंट में डोसा चाउमीन नहीं खिला सकता। सड़क पे खड़ो के 5 रुपए 10 रुपए बर्गर ही खाएगा। अजय जी मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि देश को अगर 50-60 साल में खोखला करा है तो जिस पार्टी ने खोखला करा है जवाब उससे लेना चाहिए। हमने तो इन 10 सालों के अंदर किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, किसानों को उसका लाभ मिले, उनको खाद मिले, किसान तो जो गरीब किसान है, मजदूर है, उनको प्रॉपर खाद मिले, नीम कोटी यूरिया खाद पर चढ़वाना, उसका मिसयूज ना हो, खेतों में उर्वरक उपलब्ध हो, गन्ना किसानों की कीमत को गन्ना का उचित मूल्य मिले। 25 रुपए कुंटल में गन्ने का मूल्य बढ़ाया है हमने, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ा। दूसरी बात, रेहड़ी पटरी वालों को हमने 10,000 से 50,000 तक का विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया है कि वो अपने बिजनेस करें, व्यापार करें। गरीब से, चाहे रेहड़ी पटरी वाला है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, हर एक की इस सरकार ने चिंता करी है। इस सरकार ने चिंता ये भी करी है कि आपने ये बात देखी होगी कि 2 साल जब कोविड काल का आया था तो कोविड काल के अंदर आज से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी भी महामारी का टीका नहीं बना। पहली बार टीका बना है तो बीजेपी के राज में बना है, और जिससे पूरे देश को कोविड जैसी महामारी से बचाया और विदेशियों में भी उसको भेजा। आज हम ये बात देख सकते हैं कि आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। आज भारत के लोग अगर विश्व में कहीं फंस जाते हैं तो पहले विदेशियों से रिक्वेस्ट करते थे हमारे बच्चे लोगों को निकालो। आज हम खुद अपने लोगों को भी निकालते हैं, विदेशी लोगों को भी निकालने में मदद करते हैं। आज के दिन चलिए ठीक, एक मिनट गोयल साहब, सामग्री का सौदा गोयल साहब नहीं, शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट देखिए, ये पॉलिटिकल मंच बन जाता है फिर। हाँ जी अजय जी, मैं एक किसान का बेटा भी हूँ, मैं बता देता हूँ गोयल साहब को जी। 100 बीघे जमीन वाला किसान एक साल में 30,000 रुपए कमा रहा है। अच्छा, 3,000 रुपए बीघा उसकी जमीन जा रही है एक साल के लिए। और वहां पर जितने भी पशु हैं, जो इन्होंने गाय को बोला था कि उसको जंगलों में छोड़ दो, वहां पर नील गाय, वहां पर सुअर, वो सब फसल खा रहे हैं। वहां पर जो छोटे छोटे बछड़े छोड़े जा रहे हैं उनको कुत्ते फाड़ रहे हैं। ये पोजीशन है जंगल की। और जो डीजल है वो 3 गुना हो गया है किसान के लिए। जो खाद है उनकी वो बढ़ गई है। 100 बीघे वाला किसान, डॉक्टर खुद इनको बता रहा है कि कितनी कमाई कर रहा है किसान। तो किसान के लिए क्या किया है? उसको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अपने गाँव में जो मजदूर होते थे वो मजदूर सब गायब है। उनको काम नहीं मिल रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है अपने काम ढूंढने के लिए। ठीक, और उसको लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सी है कि विदेश जब ये मजदूर जाते हैं तो कैसे जाते हैं और कैसे काम करते हैं, और फिर किस तरह की प्रताड़ना का भी अक्सर शिकार हो जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टअप योजना लेकर आई है, जैसे मुद्रा योजना है अपनी, ऐसी स्टार्टअप योजना की वो बात कर रही है और कह रही है 40 साल से नीचे के युवाओं को, 40 साल से नीचे के युवाओं को वो जो है स्टार्टअप लोन देगी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, जिसके लिए 5,000 करोड़ का फंड रखा है जी।
और 50% जो है समान रूप से फंड रहेगा। तो ये आप बताएं थोड़ा कैसे देख रहे हैं, क्या फायदा होगा युवाओं को, 40 साल से नीचे के युवाओं को? बहुत फायदा होगा। गोयल साहब, भाई आप घोषणा करने में और प्रैक्टिकल करने में जमीन आसमान में जो अंतर है जी। आप ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है। आप अगर काम करने की बात करेंगे तो हमने मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ का ऋण में 50% से अधिक SC ST OBC को हमने दिया है। हमने जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 4 करोड़ SC छात्रों को दी है। हम काम कर रहे हैं, हम काम करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ झूठे वायदे करके जनता को लुभाने का वायदा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, ये माफियाओं को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको ये बताएं कि जो लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, जो परिवार के परिवार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। आज कांग्रेस ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के चारा घोटाले के आरोप में जेल में भेजा, लेकिन आज वही लालू यादव कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। केजरीवाल ने पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आया और कांग्रेस के ही अजय माकन ने शराब घोटाले की शिकायत केजरीवाल के खिलाफ करी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब जांच एजेंसी हुई है, सारी पोल पट्टी खुली है, तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी करें, दोनों एक साथ हो गए हैं। मेरा कहने का अजय जी बड़ा स्पष्ट है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये किस स्तर तक गिर सकते हैं, जनता ये देख करके ऊब चुकी है। ठीक, आपका कोई नियत ना तो नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नेता है, और इससे आज स्थिति हो रही है कि देश नहीं। गोयल साहब, ये डॉक्टर बीपी त्यागी पूछ रहे हैं, आपने तो अपनी पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचारियों शामिल कर लिया, और आज पहली बार ये चुनाव ऐसा है कि आम पब्लिक के आदमी से पूछोगे तो वो भी कहेगा कि आएगी तो भाजपा, चलिए जीतेगी तो भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी या किसकी सरकार बनेगी, ये तो भैया जनता जनार्दन तय करेगी। हम कौन होते हैं कहने वाले? आप कह सकते हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं। जी अजय जी, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट तो जो भाजपा में मिलके साफ सुथरे हो रहे हैं, इनकी बातें, लेकिन नहीं जी, ये दूसरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, तो आप इस लिस्ट को तो बता दीजिए। चलिए, भ्रष्टाचारी कौन कहां गया, कैसे गया, ये तो इधर से उधर चलता रहता है और बहुत लंबी लिस्ट है इसको लेकर, तो वो एक अलग बहस का मुद्दा हो जाएगा। और देश को भी पता है कौन सा भ्रष्टाचारी किस पार्टी में गया, क्यों गया और किस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, फिर वो बहस का अलग मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की। मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा आप दोनों को, मैनिफेस्टो पे रखूंगा। महालक्ष्मी योजना है जिसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 लाख रुपया। अब इसको आप कैसे देखते हैं गोयल साहब? जहां तक आप महालक्ष्मी योजना का सवाल है जी, तो हमने तो महिलाओं के लिए जी हमने करके दिखाया है जी कि महिलाओं को आज आप एक बात देखेंगे कि महिलाओं को 33% आरक्षण हमने पास करवाया है, इनके राज्य में पास नहीं हुआ। तो हम महिलाओं के लिए जितने भी हम काम कर, सुकन्या समृद्धि योजना 33% आरक्षण की अभी लागू नहीं हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है, बातचीत हुई है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है। मैं आपको बता देता हूं अजय जी, आप एक जो प्रक्रिया है, जो काम करने सरकार की प्रक्रिया, उसके तहत ही तो कार्रवाई होगी। ठीक है, यानी पहले पास होगा, उसके बाद में तो लागू होगा। ठीक है, पास अगर हो चुका है तो इसके बाद में लागू भी होगा। अगर पास ही नहीं तो लागू कब होगा? आप ये बात कह के कि लागू नहीं हुआ है तो इसका मतलब काम एक पाइपलाइन में काम तो ये काम तो बढ़ा है, कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? अगर कांग्रेस अपने टाइम में ये पास कर देती तो अब लागू हो जाता। उसने पास नहीं करा, हमने पास कर दिया, आगे वो लागू हो जाएगा। चलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर बात में कमी निकालेंगे तो काम नहीं हो सकता। जो बिल्कुल सही बात है, यदि आप हर काम में कमी निकालेंगे तो काम नहीं हो सकता। आपकी बात एकदम सही है और ये उस पुरानी कहावत के ऊपर भी लागू होती है, यदि आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती हैं। अब दूसरी बात है, जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात हो रही थी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों में आरक्षण को 2029 से लागू करने की बात कह रही है कांग्रेस पार्टी और महिलाओं को 1/3 आरक्षण
राज्य विधानसभा में लागू कर देंगे 2025 से ही। तो अब ये महिलाएं जो हैं अब चुनाव के केंद्र में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, महिलाएं कम से कम चुनाव के केंद्र में तो आई, महिलाओं की चर्चा तो हो रही है आज देश के अंदर। अदरवाइज महिलाओं के आरक्षण की बात ही नहीं होती थी, उनको चुनाव के केंद्र में आती नहीं थी, ये खुशी की बात है। लेकिन कुछ महिलाओं ने हमसे कहा, गोयल साहब, कुछ महिलाओं ने हमसे कहा, भैया ये सब तुम आरक्षण देने वाले होते कौन हो पुरुष? अरे हम आदि आबादी हैं, अर्धांगिनी है, अर्धनारीश्वर के जो अधिकार मिला है ये हमारा स्वयं अधिकार है, आप हमारा अधिकार हमें आरक्षण में लपेट के दोगे? बताइए, आप महिलाएं पूछ रही हैं, आप हमें हमारा अधिकार आरक्षण में लपेट के दोगे, आरक्षण की तस्तरी में दोगे, प्लेट में दोगे? नहीं अजय जी, मैं तो एक बात और जोड़ना चाहता हूं जी। तो कांग्रेस ने ये बात करी है जी, वो अपने संगठन में 33% महिलाओं को स्थान दे देना, कथनीय वो उसमें तो किसी कानून की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर तो कहीं कोई अड़चन नहीं है। आप सिर्फ महिलाओं को बहकाना और मंदिर में जाकर जो महिलाएं जाती हैं उन पर कमेंट्स पास करना, जो महिलाएं नेत्रियां हैं उन पर कमेंट्स पास करना, महिलाओं का जगह जगह पर अपमान करना और इस पर दूसरी तरफ जनता को गुमराह करना। नहीं देखिए, जितनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं तो संगठन में, आप संगठन में तो कुछ खर्चा नहीं है, नहीं महिलाओं को लेकर आरक्षण देके दिखा दें। नहीं महिलाओं को लेकर तो अपनी बात बिल्कुल ठीक कही है कि भाई हम 50% के मालिक हैं, ये आप पुरुष हमें देने वाले कौन होते हैं जी। वो महिलाओं की बात अपनी जगह पर ठीक हो सकती है, हो सकती है, यह है ये जो घोषणा कर रहे हैं, हो सकती है, यह है जो बात कह रहे हैं, इन बात के लिए ये अपने संगठन में क्यों नहीं 35% आरक्षण करके दिखा देती? देखिए डॉक्टर बीपी त्यागी हैं वो करके दिखाएंगे, ठीक है, या सिर्फ झूठ बोलकर जनता को बहकाएंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी, बहुत अच्छी बात है, यदि आप महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, गोयल साहब भी जो सवाल उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, अभी आपने लिस्ट जारी की अपने उम्मीदवारों की, उसी में 33% कर देते, कह देते साहब देखिए हमारी मंशा है, हमारी नीयत हम करके दिखा रहे हैं, यही सबने 33% कर दिया। हर राज्य में 33% आरक्षण दे देते महिलाओं को उम्मीदवारी के रूप में ही, तो थोड़ा सा अलग मैसेज चला जाता। बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा नहीं हो पाया है अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, पर ये तो है कि जो उस पार्टी की हेड है वो तो महिला ही है, इतना तो हम सब लोगों को पता है। और जो उन्होंने ये भी वादे किए हैं, तो बात ये है अजय जी कि एक चेंज होना चाहिए, IAS IPS ऑफिसर भी चेंज होते हैं, मंत्री भी चेंज होते हैं, ठीक है, विधायक भी चेंज होते हैं, MPs भी चेंज होते हैं, तो ये जो सेंटर की गवर्नमेंट है इसको भी एक बार चेंज करने में क्या दिक्कत होती है, एक बार देख तो लिया जाए। इस बार जनता इस मुल्क में है कि हम चेंज करके तो देखें, ये जितने भी अभी वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, ये वादे कर रहे हैं, पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इनको भी देख लेते हैं, तो एक चेंज तो बनता है। यानी कि जो 10 साल से है उसको हटा के एक बार 70 साल या 50 साल वाली पार्टी को एक बार मौका और देके देखो, है पुराने को मौका देख लो एक बार देखकर कि भैया क्या पता कामयाब हो जाए। तो यानी कि इस बार जो चुनाव है 70 साल बनाम नहीं 60 साल बनाम 10 साल, कि भाई हमने 10 साल के शासन को और 60 साल के शासन को एक बार कंपैरिजन कर दे, भाई एक बार पुराने को भी आजमा के देखो, क्या पता ठीक हो गया हो, है कहने वाली बात यह है। चलिए समय का अभाव है अजय जी 60 साल बदाम 10 साल के कामों की भी तुलना कर ली जाए कि 10 साल में कितने काम हुए और 60 साल में कितने काम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। त्यागी जी एक बात कह रहे थे कि महिला हेड है एक पार्टी की, वो महिला होने के नाते हेड नहीं है, वो गांधी परिवार होने के नाते हेड है। गांधी परिवार का तो पेट में पड़ा हुआ बच्चा भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो गांधी परिवार की खासियत है, महिला की खासियत नहीं है। अगर महिला की खासियत से हेड होते हुए हैं तो आप गांधी परिवार से बाहर की महिला बना के दिखाओ ना, गांधी पर बाहर के महिला मुख्यमंत्री बना के दिखाओ ना, गांधी परिवार से बाहर के आदमी को पीएम के लिए प्रपोज करो ना। आज सोनिया गांधी पीएम के प्रपोज के लिए राहुल गांधी को प्रपोज कर रही है। सोनिया गांधी किसी बाहर की महिला को प्रपोज करें ना कि हम महिला को सम्मान है। आप अपने परिवार में सब कुछ रखना चाहते हैं। लालू यादव अपने परिवार के अंदर, मेरे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वो आपके गठबंधन में शामिल हैं। अखिलेश परिवार, मुलायम सिंह परिवार कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो आप गठबंधन में शामिल हैं। शरद पवार कहते हैं मेरी बेटी मुख्यमंत्री बने, वो आपके गठबंधन में शामिल है। आप ये बात देखिए आपके गठबंधन में कौन कौन लोग शामिल हैं
जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। चलिए और मैं वो भी पूछ भ्रष्टाचारी लेता हूँ, परिवारवाद मैं पूछ लेता हूँ, चरम सीमा पर है। मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, गठबंधन ये देश के बारे में कहाँ बात कर रहा है? ठीक है, ये ठीक है, तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, आपकी तरफ पूछ लेता हूं, थोड़ा और ढंग से पूछ लेता हूं। बीपी त्यागी, गोयल साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक, यहां कोई परिवारवाद नहीं है, यहां कोई वंशवाद नहीं है, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। तो बताइए, बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और आप जो और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो हम कहां से अलग हो गए? ये लोग हैं जो जिन्होंने परिवारवाद फैला रखा है, कंपनीवाद फैला रखा, भैया यही होगा, यही होगा, यही होगा। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में एक डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बना हुआ आ जाता है, जिसको हेल्थ की एबीसी नहीं आती है उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अल्टीमेटली हेल्थ मिनिस्टर को अपना क्लिनिक खोलना पड़ता है। तो हम तो हेल्थ के ऊपर ही बात कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर हैं। एक हेल्थ मिनिस्टर, एक डॉक्टर अच्छा है या एक लेमैन अच्छा है, ये अगर पार्टी को पता नहीं है तो किसको पता होगा जी? इसमें हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं ना। एक जो अपना क्रिकेट प्लेयर है तो वापस खेलने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ तो जो काम होता है वो जनता देख रही है ना, और इनके जो बॉडी मीडिया वो दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें तो वही दिखा रहे हैं। चलिए, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सिलेक्शन ऑफ पावर है या इंटेलिजेंसी है, उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डॉक्टर बीपी त्यागी ने लगा दिया। गोयल साहब, आखिरी सवाल है और इसका जवाब उसके बाद समापन की ओर। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार ने लालू यादव को रेल मंत्री बनाया जी। लालू यादव कहाँ के इंजीनियर हैं? रेल मंत्री को इंजीनियर बनना चाहिए, बनना चाहिए। आपने लालू यादव को इंजीनियर बना, रेल मंत्री बना दिया, वो तो ठीक है। लेकिन इन्हीं लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री रहते हुए विदेशों से न्योता आ गया था। बताइए, रेल विभाग जो है फायदे में कैसे आया? और वो व्याख्यान देने बाहर गए थे लालू प्रसाद यादव, ये भी आपको पता होगा। कहीं ना कहीं चीजों को हमने, सारी बात को डॉक्टर त्यागी जी की बात का हमने सम्मान करा है। अगर सम्मान नहीं कराया तो डॉक्टर साहब की त्यागी जी बात का उस पार्टी ने नहीं करा जिस पार्टी की तरफ से आज त्यागी जी बोल रहे हैं। हमसे जवाब दे कि लालू यादव को कौन से रेल मंत्रालय की कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री थी, कौन सी उसने इंजीनियरिंग पास कर रखी थी जो उनको रेल मंत्रालय दिया गया। कानून में किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद दिया जा सकता है, यह पार्टी नेतृत्व और वहां के प्रधानमंत्री जी का निजी मामला है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बात में मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कोई भी मामला निजी मामला कैसे हो गया? ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी साथ होना चाहिए। निजी मामला तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये निजी मामला, किसको क्या पद मिलेगा, क्या मंत्रालय मिलेगा? ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक लोग। मतलब ये प्रधानमंत्री के, हमारे संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री अपने विवेक से जिसको जिस पद पर बैठा लें, वो उनका वहां पर अपना विवेक चलता है। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपने सही कहा, विवेक जो क्वेश्चन था। देखिए, अब आपने कहा विवेक, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, चाहे दिल्ली का मामला हो चाहे केंद्र का मामला हो, लेकिन इन्होंने लालू यादव ने रेल मंत्री बनाया। मैंने उसका, इनकी बात का ये जवाब दिया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हर व्यक्ति के बुद्धि विवेक की बात है, किसमें कितनी बुद्धि और कितना विवेक, दोनों अलग अलग चीज है, बुद्धि और विवेक। खैर, डॉक्टर बीपी त्यागी, आज हमने घोषणा पत्र पर चर्चा की है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये चुनावी घोषणा पत्र है, लोक लुभावन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी हमने 10 साल में काम करके दिखाया है, जनता के सामने हम खड़े हैं और विकास हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, है ना? ये करें। और सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी पार्टी है जी। एक बात का जवाब देना चाहता हूं, जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे जी, तो रेल बेनिफिट में थी, ये इनको पता होगा। हाँ, हमें भी पता है, बाहर गए थे व्याख्यान देने। क्या है जी? अरे विदेशों से न्योते आए थे लालू प्रसाद यादव को कि आइए बताइए रेलवे कैसे बेनिफिट में है। IIM अहमदाबाद में लेक्चर हुआ था। बिल्कुल याद है हमें। और इंडिया टुडे में कम से कम 8 पेज की कवर स्टोरी छपी थी लालू प्रसाद यादव पर उस वक्त जी, है ना? चलिए, ये बहस अभी खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। अजय जी हाँ, आप बोलिए। लेकिन
लेकिन लालू जी के रेल मंत्री रहते रेल की स्पीड 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं उठी है। ठीक है, आज रेल 200 किलोमीटर की स्पीड दौड़ रही है, वंदे मातरम दौड़ रही है। ठीक है, अब बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। ठीक, वो ठीक है, जो आप कह रहे हो उस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन इससे अधिक संभावनाएं थी। वो संभावनाएं कहां गई? उससे अधिक आगे बढ़ने के रास्ते थे, वो रास्ते कहां चले गए? चीन कहां चला गया? जापान कहां चला गया? चीन ने रेल की टेक्नोलॉजी इंडिया से ली थी और इंडिया से रेल की टेक्नोलॉजी लेकर के वो 600 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन चला रहा है। हम 50-60 किलोमीटर पड़े हुए हैं। चलिए, इस बात को चैलेंज कौन जनता जवाब मांगे? कौन जवाब देगा? बिल्कुल, वही जवाब देना जिसने 60 साल देश पर राज करा है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया और चर्चा में भाग लिया। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो कहा है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लोक लुभावन है। और एक बहुत अच्छी बात कही, यदि आप इस मैनिफेस्टो में इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये करेंगे, ये देंगे, ये करेंगे, तो इसका डमी बजट भी लेकर आइए। और आज हमने कहा है आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से, हर पार्टी को, चाहे वो विधानसभा चुनाव में जाए या लोकसभा चुनाव में जाए, वो अपना डमी बजट जरूर पेश करे, जिससे कि देश की जनता को पता चले कि आखिरकार वो इन घोषणाओं को या फिर वायदों को पूरा कैसे करेंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।